हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी, ये तो हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा इंडिकेशन होता है, मतलब हम कौन कौन से पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं। फर्स्ट है एक्यूट साइकोटिक पेशेंट, देन सेकेंड है सिजोफ्रेनिया, थर्ड है कैटाटोनिया, देन फोर्थ है मेनिया। हम ऐसे पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं। फिफ्थ है डिप्रेशन, सिक्स है डिप्रेशन विद द सुसाइडल टेंडेंसी। ऐसे पेशेंट जो डिप्रेशन में भी है और सुसाइड करने का कोशिश करते हैं, ऐसे पेशेंट को अपन दे सकते हैं ईसीटी। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से हैं। अब हम कौन कौन से पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते हैं, जैसे इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट को हम ईसीटी नहीं दे सकते हैं, कोई भी कंडीशन में नहीं देना है, बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। देन सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रल हेमरेज। अगर पेशेंट को कहीं पुरानी हिस्ट्री है ब्लीडिंग की, तो उनको भी हम ईसीटी नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, उनको भी हम ईसीटी नहीं दे सकते। फिफ्थ है ब्रेन ट्यूमर। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है ना, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट को अपन नहीं दे सकते। सिक्स है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अगर किसी पेशेंट को एमआई है, उसको भी हम ईसीटी नहीं दे सकते। सेवेंथ है कंजेस्टिव हार्ट फेलर। अगर उनको हार्ट फेलर का चांस है, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री है उनकी, तो हम उसको नहीं दे सकते। एथ है निमोनिया। निमोनिया वाले पेशेंट को भी हम ईसीटी नहीं दे सकते। देन लास्ट है ओल्ड एज पर्सन। जो पर्सन बहुत ज़्यादा एजेंट हो गए हैं, जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, उनको भी अपन ईसीटी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब देखते हैं कि ईसीटी टीम में कौन कौन से पर्सन होने चाहिए। ईसीटी टीम, अब प्लेसमेंट इन कंफर्टेबल वेटिंग रूम, प्री ईसीटी रूम। वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल वेटिंग रूम होना चाहिए, और ईसीटी देने के पहले हमारे पास प्री ईसीटी रूम होना चाहिए। देन सेकेंड है द रूम वेयर ईसीटी इज गिवन, अ वेल इक्विपमेंट्स रिकवरी रूम। पूरी इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, रूम अच्छे से सेटअप होना चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन है, कंफर्टेबल रूम होना चाहिए ईसीटी रूम। ईसीटी देने से पहले ये सब अरेंजमेंट होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से अरेंजमेंट होने चाहिए। द ईसीटी रूम शुड बी इक्विप्ड विद ईसीटी मशीन, एनेस्थेटिक, माउथ गैग, सक्शन, रिससिटेशन, फेस मास्क, ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, टंग डिप्रेशन और डिफिब्रिलेटर होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट की जो कंडीशन है वो इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। अगर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे फेस मास्क होने चाहिए, सक्शन होने चाहिए, अगर उनको सिक्रेशंस आ रहा है तो पेशेंट को, है ना, और वहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर भी होनी चाहिए, वेंटिलेटर होनी चाहिए, है ना, नेज़ल ऑक्सीजन ट्यूब होने चाहिए पेशेंट के पास, बीपी मॉनिटर होने चाहिए, वाइटल साइंस आपको हमेशा चेक करते रहना है। अब नर्सिंग रोल बिफोर ईसीटी, आपका क्या क्या वहाँ पे रोल्स होना चाहिए। फर्स्ट है क्या करना है आपको, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ईसीजी, ब्लड ऑफ एचबी, यूरिन फॉर शुगर, एल्बुमिन, एक्सरेज। जो पेशेंट को आप ईसीजी देने जा रहे हो, उनकी ईसीजी नॉर्मल होनी चाहिए, है ना, उनका यूरिन शुगर टेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, एक्सरे हो करवानी है आपको उसकी, और ब्लड टेस्ट भी उनकी नॉर्मल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, एचबी भी उनकी बॉडी में होनी चाहिए नॉर्मल, और उनका रिटर्न आपको क्या लेना है, कंसेंट लेना है। मतलब आपको ईसीटी देने से पहले उनको, उनके फैमिली मेम्बर्स को आपको डिटेल में उनको बतानी है कि आप ईसीटी क्यों दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो, इनके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, ये सब आपको पूरी डिटेल में उनके फैमिली मेम्बर्स को बताना है। रिमूव मेटालिक आर्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी, एग्जाम्पल बैंगल्स एंड रिंग। फिर क्या करना है, अगर आप ईसीटी दे रहे हैं, वो बैंगल्स पहनी हुई हैं, रिंग्स पहनी हुई हैं, और कोई मेटालिक आर्टिकल्स है उनकी बॉडी में, तो उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। द पेशेंट शुड बी गिवन अर्ली बिफोर ट्रीटमेंट द प्रिवेंट वोमिटिंग एंड एस्पिरेशन। अगर आप ईसीटी दे रहे हैं पेशेंट को, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, वो एस्पिरेट तो
नहीं कर रहा है। और क्या करना है आपको, रिमूव आर्टिफिशियल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिसलोडिंग एंड ब्लॉकिंग रेस्पिरेटरी पैसेज। रिमूव लिपस्टिक, नेल पॉलिश और एनी अदर मेकअप, चेक फॉर साइनोसिस। आप पेशेंट को ECT दे रहे हैं तो उनकी लिपस्टिक आपको रिमूव करनी है, नेल पॉलिश रिमूव करवानी है, उनकी पूरी मेकअप रिमूव करवानी है, और ये भी आपको वॉच करना है कि पेशेंट तो ब्लू नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनकरेज करना है आपको पेशेंट की जो ब्लैडर और वो है यूरो बैग, उनको आपको खाली करवानी है। और उसके बाद पेशेंट को ये भी देखना है कि उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, वो स्मोक तो नहीं कर रहा है पेशेंट, सिगरेट स्मोकिंग उनको अवॉइड करनी है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अच्छे से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ये सब आपको उनकी जांच करनी है। आपको उनकी वाइटल साइंस चेक करनी, जैसे ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स, इस टाइप से आपको देखनी, टेम्परेचर। फिर क्या करना है आपको, ECT देना है। इंजेक्शन एट्रोपिन 1 mg जस्ट बिफोर ECT। ECT देने के पहले आपको 1 mg एट्रोपिन IV पेशेंट को पुश करना है, ठीक है। अब ये तो आपका ECT देने से पहले आपने रोल फॉलो किया। अब आपको ECT देते समय कौन कौन से रोल्स फॉलो करना है ये बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को रूम में ट्रांसफ़र कर देना है, कंफर्टेबल पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन में आपको पेशेंट को रखना है। सुपाइन मतलब वो पीठ के बल लेटा हुआ रहेगा पेशेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है इंजेक्शन सोडियम पेंथोलो 1 mg आपको पर kg के अकॉर्डिंग उसको पेशेंट को देना है। ये क्यों देते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए। उसके बाद आपको जैसे अब अगर हम पेशेंट को ECT दे रहे हैं, वो अपना मुंह बार बार दबा रहा है, अपना टंग दबा रहा है, तो उसे उनको प्रिवेंट करना है। पेशेंट को क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको बताना है, उनको कंफर्टेबल पोजीशन में आपको रखना है, डराना नहीं है, उनको उस कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी पेशेंट को ECT दे रहे हैं तो उनका जो एयरवे है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें कफ सिक्रेशंस वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट को ECT देते समय इमीडिएटली सक्शन भी करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट भी करेंगे, कोऑपरेट करके रखेंगे पेशेंट को, अच्छे से IPR मेंटेन करके रखेंगे, और पेशेंट से बातचीत का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ECT देने के बाद किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वाइटल साइंस तो आपको चेक करते रहना है, जैसे टेम्परेचर, BP, पल्स और रेस्पिरेशन, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, एक्सपिरेशन सिक्रेशंस को अवॉइड करना है। उसके बाद पेशेंट को सिंपल अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है वो तो उसका आंसर आपको देना है, और ये भी देखना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है। अनकॉन्शियस मतलब पेशेंट की जो BP है वो नहीं बता रही है, पल्स नहीं बता रही, रेस्पिरेशन नहीं बता रही है, पेशेंट का टेम्परेचर भी आपको हाई लग रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर करना है। आपको 15-15 मिनट में उनका वाइटल्स देखना ही है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को अगर पेन का कंप्लेन है तो वो आपको सुनना है। उनकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पेशेंट को आपको हेल्प करना है। अगर वो डेली का काम कर रहा है, अपना काम करना चाहता है, अपना काम कर रहा है, तो आपको उसको हेल्प करना है, ठीक है। 6 घंटे के बाद आप उनको खाने का दे सकते हैं। अब ECT के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला तो है उनको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। हेडेक होना तो कॉमन है, होना ही है, हेडेक होगा उनको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसका मेमोरी भी इम्पेयरमेंट हो सकता है, कभी कोई चीज़ भूल जाएगा, याद रखेगा, भूल जाएगा, याद रखेगा, है ना। उसके बाद उनको क्या करना है, टंग बाइट से उनको हो सकता है, इनसे उनको बचाना है। नॉज़िया वोमिटिंग कॉमन है, हो सकता है ना। मुंह उनका सूखा लग सकता है, पसीना आ सकता है पेशेंट को, और वो सोने का उनको मन नहीं करेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन आपको ECT में हो सकता है, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ECT एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको पेशेंट की कंडीशन को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पेशेंट को अच्छे से मैनेज करना है। इनके बाद तो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, ठीक होने लगता है, और वो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।